हाँ जी, टोर्क का एग्जांपल है। इसको ऐसे कल ऐसे होल्ड किया था ना, ऐसे होल्ड किया था, तब बताया था कि पीछे वाला जो इसका जो फोर्स है थोड़ा पीछे लगेगा और इसका फोर्स थोड़ा आगे लगेगा, उसके कारण से आपका टोर्क बैलेंस होता है। डायग्राम हमने देखा था। अब मैं कह रहा हूँ आज इसको अगर ऐसे होल्ड किया है, ऐसे होल्ड किया है, तो अगर थोड़ा कम फोर्स लगाऊं तो ये नीचे आ जाएगा, और ठीक ठाक प्रेस करूं इसको तो ये यहीं पे रहता है। तो जब यहाँ पे रह रहा है तब टोर्क बैलेंस कैसे हो रहा है, और मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, सुनेंगे ध्यान से। यहाँ पे ऐसे बता रहा हूँ कि जो मेरे हाथ का नॉर्मल है वो ऐसे है और उस साइड वाला भी ऐसे है। दोनों नॉर्मल एक ही पॉइंट पे हैं, कल आपके दोनों नॉर्मल अलग अलग पॉइंट पे थे, अब मैं कह रहा हूँ कि सेम पॉइंट पे हैं, तो टोर्क बैलेंस कैसे हो रहा है, सोचें, दिमाग लगाएं। हाँ जी, देखो फोर्स कल ऐसे था, तो mg वाले फोर्स को इन दोनों ने बैलेंस कर लिया था, और प्लस इनका लोकेशन अलग अलग है, तो टोर भी बैलेंस हो गई थी। अब मैं कह रहा हूँ कि आज ऐसे है। पहली बात तो जो ऐसे जब मैं पकड़ूंगा तो मेरे हाथ का फोर्स तो ऐसे रहेगा, नॉर्मल जो फोर्स है ना, ऐसे रहेगा। तो वेट को बैलेंस कौन कर रहा होगा, एक बात तो ये। दूसरा फिर टोर को बैलेंस कौन करेगा, दोनों बातें आपको बतानी है। नोटबुक निकालने रविश। एक तो mg लग ही रहा होगा, दूसरा दूसरा फोर्स आपका इस हाथ का ऐसे है और उस हाथ का ऐसे है, तो वो इस डायरेक्शन में बैलेंस हो जाएंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है जो बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। जब आप इसको प्रेस ज्यादा करते हो तो आपका नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होता है। नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होता है तो फ्रिक्शन फोर्स जो मैक्सिमम होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना, म्यू एन होता है आपका। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, अगर ये मोशन ऐसे होना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा, है ना। इसमें आप बहुत स्पेसिफिक नहीं बता सकते कि फ्रिक्शन फोर्स की एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या है, बट रेस्ट पे है तो डेफिनेटली नेट फ्रिक्शन फोर्स ऊपर ही रहेगा, क्योंकि एमजी को बैलेंस करना है। बट जब घूम रहा होगा तो इसके पूरे सरफेस पे वो उसको अपोज करने की कोशिश कर रहा होगा, है ना, तो वैसा रहेगा। तो कुल मिला के फ्रिक्शन फोर्स ही बैलेंस कर रहा है ऊपर वाले नीचे वाले वेट को, और जब वो घूम घूम रहा था तो फ्रिक्शन फोर्स का ही टॉर्क बनेगा जो उसको अपोजिट साइड में जाने नहीं देगा। तो आप बेशक लिख लें कहीं पे क्या, इसको कैसे बनाएंगे, जो भी आपको लिखना है। व्हेन वी आर होल्डिंग अ स्टिक, पुटिंग आवर हैंड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल साइड्स, ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ, कल आपने इसको ऐसे होल्ड किया था यहाँ से और यहाँ से, और आज आपने इसको इस पॉइंट से ऐसे ऐसे होल्ड किया है। जो भी आप डायग्राम बनाना चाहें बना लें, बस यहाँ पे लिख लें कि फ्रिक्शन के कारण टॉर्क और फोर्स दोनों बैलेंस हो रहे हैं। हाँ जी, डन।
आगे बढ़ें, लिखें सवाल लिखें। लिखें द ग्राइंडिंग स्टोन ऑफ अ फ्लोर मिल, the grinding stone of a floor mill is rotating at angular speed 600 radian per second. 600 radian per second. The grinding stone of a floor mill is rotating at 600 radian per second. For this, power of 1.2 kilowatt is used. For this, power of 1.2 kilowatt is used. The effective torque on stone is dash. The effective torque on stone is dash. पहली क्लास में जो हमने एनालॉजी लिखी थी ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन की, वहां से सवाल हल होगा। कोई फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो चेक करें वहां से। आंसर इज 2 न्यूटन मीटर। ये किलो वोट में है, आप इसको वोट में कन्वर्ट करोगे तो 1200 वोट हो जाएगा और वो 600 है। फॉर्मूला आपको P इक्वल टू एफ वी होता है, तो यहाँ पे P इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा होगा। आ गया, गुड। हाँ जी, पावर आपका होता है, पावर इज इक्वल्स टू टॉर्क डॉट ओमेगा होता है, या पावर आपकी कितनी है 1.2 किलो वोट है, तो 1200 वोट वो हो गई। टॉर्क निकालनी है, ओमेगा 600 है, तो टॉर्क कम्स आउट टू बी 2 न्यूटन मीटर। ठीक है, एक सवाल और लिखें। ये आपकी दीवार है, ये फ्लोर है। लैंग्वेज लिख लें पहले आप। इफ अ लैडर is not in balance against a smooth vertical wall, then it can be balanced by option A, increasing the angle of inclination। दोबारा बोलूंगा, if a ladder is not in balance against a smooth vertical wall, then it can be made in balance by increasing the angle of inclination, option B,
डिक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एक सीढ़ी है जो यहां से एंगल थीटा बना रही है और ये बैलेंस में नहीं है। हाँ मतलब पूछना है, ऑप्शन बी में क्या था? एक सीढ़ी है, ये वॉल जो आपकी स्मूथ है, सरफेस आपका रफ है, और एक जिस मोमेंट की हम बात कर रहे हैं उस मोमेंट पे सीढ़ी बैलेंस नहीं है, फिसल रही है। इसका मतलब फिसल रही है ना। अगर फिसल रही है, फिसले ना, तो आप सीढ़ी को थोड़ा ऊपर करोगे या और नीचे करोगे? ऊपर करोगे तो एंगल बढ़ाओगे, अभी आप कैसे घटाओगे? यहां से होता है हॉरिजॉन्टल से। तो आपको ये फील आ रही है कि इसको सीढ़ी को ऐसे करने से वो स्टेबल हो पाएगी। ठीक है, फील आपकी सही है, मान गया मैं। बट इसका मैथमेटिक्स क्या है? कैसे पता लगा आपको कि सीढ़ी को आप ऐसे कर दोगे तो बात बन जाएगी? स्टार्टिंग में सुनो, स्टार्टिंग में सीढ़ी बैलेंस नहीं थी, इसका मतलब टॉर्क बैलेंस नहीं था। अब जब वो स्टेशनरी हो जाएगी तब टॉर्क और फोर्स दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो आप देखोगे क्या कारण ऐसा कि ऐसा करने पे टॉर्क बैलेंस क्यों हो गया और पहले क्यों नहीं हुआ। करें ट्राई एक बार, दिमाग लगाएं। सबसे पहले कौन से फोर्स लग रहे हैं उन फोर्सेस को लगाइए कि यहाँ पे फोर्स लग रहे हैं। फिर कोई एक पॉइंट ढूंढिए कि जिसके अराउंड आप टॉर्क जीरो करेंगे। बनाए बेटा, फोर्स लगाएं, कौन सी है। अगर कोई सी फोर्स नहीं आती तो एमजी तो आती है, कम से कम एमजी बनाओ। दिखाएं कौन सी बनाई है। बस देखिए भाई, सबसे पहली फोर्स कौन सी होएगी? एम जी। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन N1, फ्रिक्शन फोर्स ऐसे। और क्या इस दीवार का नॉर्मल नहीं लगेगा? तो चार फोर्स हो गई आपकी। एम जी, N1, F एंड N2। और क्या? मैंने मना नहीं किया, मना किया है क्या? मैंने कहा कि जो फोर्स लग रहे हैं वो बनाओ आप। तो दीवार, देखो हमें सीढ़ी दीवार पे लगा रही है नहीं लगा रही इससे चिंता नहीं है, हमें सीढ़ी के ऊपर लगने वाले फोर्स बताने हैं। तो अगर सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है, अगर दीवार नहीं होती तो क्या खड़ी रहती? गिर जाती। इसका मतलब दीवार फोर्स लगा रही है उसके ऊपर, तो ये आपका फोर्स N2 है। चारों फोर्स क्लियर हैं? ठीक है। अब देखें, एक बात ध्यान रखना, आप स्टार बना के कहीं पे लिख लो, जब भी आपको टॉर्क का एक्सप्रेशन लिखना हो ना, और आपकी बॉडी पे चार पांच फोर्स लग रहे हैं, तो फाइंड आउट दैट पॉइंट अराउंड विच torque of maximum forces becomes zero। लिखवाऊंगा मैं, लिखो आप। if in a given condition if in a given condition there are several forces acting on the body, if in a given condition there are several forces acting on the body, full stop, in such case
In such case, we should try to write the expression of torque around that point या around such point पढ़ के बताओ क्या बोला एक बार शुरू से। हाँ बोलो। हाँ अराउंड सच पॉइंट, नेक्स्ट लाइन पे लिखें कोमा लगा के, अराउंड सच पॉइंट torque of maximum number of forces becomes zero. मैक्सिमम फोर्सेस बिकम्स जीरो। इस बात को हिंदी में समझ लें। अब ये है कि अगर किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो जब हम टोर्क का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि मैक्सिमम फोर्सेस का टोर्क उस पॉइंट के अराउंड जीरो हो जाए ताकि आसान इक्वेशन बने, है ना। अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है तो आप किसी भी पॉइंट, वैसे तो स्टेशनरी है मोशन में, आप किसी भी पॉइंट के अराउंड टोर्क लिख सकते हैं, बट हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसके अराउंड टोर्क मैक्सिमम फोर्सेस की जीरो हो जाए। तो आप बताएं सीडी में वो कौन सा पॉइंट है कि जिसके अराउंड मैक्सिमम फोर्सेस का टोर्क जीरो हो जाए। देखो कहीं आप टोर्क इसके अराउंड लिख सकते हैं, इसके अराउंड, इसके अराउंड, तो कहने का मतलब ऐसे और सारे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो किस पॉइंट के अराउंड लिखूं कि टोर्क आपकी ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस की जीरो हो जाए। एमजी, एमजी वाले पॉइंट के अराउंड। हाँ जी। अरे भाइयों, इसके अराउंड लिख दूंगा टोर्क तो नॉर्मल की भी जीरो और फ्रिक्शन की भी जीरो, बच के दो फोर्स, उनकी टोर्क मैं आसानी से लिख लूंगा। ठीक है, अगर अब सुनो ध्यान से, एक पर्टिकुलर एंगल पर सीढ़ी फिसल रही थी तो आप बताओ सीढ़ी ऐसे फिसलेगी या ऐसे 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 फिसलेगी। मतलब मैंने सिर्फ इतना बताया कि सीढ़ी बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है मतलब फिसल रही है। अगर सीढ़ी फिसलेगी तो क्या फिसलती हुई ऐसे जाएगी या फिर ऐसे ऐसे आएगी? ऐसे लेटेगी ना, लेटेगी, खड़ी नहीं होगी। अगर ये फिसल के ऐसे आ रही थी तो क्या इसका मतलब इस पॉइंट के अराउंड सीढ़ी का मोशन ऐसे हो रहा था, है ना। अब टोर्क देखें किसका, टोर्क इसका टोर्क ऐसे लेके आएगा उसको और इसका टोर्क ऐसे लेके आएगा। और अगर वो ऐसे जा रही थी तो टोर्क mg का ज्यादा था, है ना। अब हम देखते हैं ऐसा इसको खड़ा करने से क्या इसका टोर्क कम और इसका ज्यादा होगा क्या, चेक करना है वो हमें। अब देखें आप, दो सिचुएशन ले लेते हैं, एक ये, एक ये। इस पॉइंट के अराउंड टोर्क mg का था और n2 का था। mg का टोर्क बड़ा था तभी वो सीढ़ी इस पॉइंट के अराउंड ऐसे फिसल रही थी, ठीक है। अब आप बताएं जब ये सीढ़ी ऐसे आ गई है तो इस पॉइंट के अराउंड इस mg फोर्स का टोर्क कम हो गया या ज्यादा होगा, कैसे निकालेंगे। मैंने आपको सिंपली, आप सब भूल जाएं, आप इतना बता दें मुझे कि पहले वाला केस है केस नंबर 1 और केस नंबर 2, कौन से केस में mg का टोर्क इस पॉइंट के अराउंड और इस केस में इस पॉइंट के अराउंड, किस केस में mg का टोर्क ज्यादा होगा। हाँ जी, पहले वाले में। कैसे?
आप मुझे मैथ्स करके बताएं, वो तो मुझे समझ में आ गया कि फिसले ऐसे कि ऐसे टोर्क बड़ा होगा उसका। हाँ क्या करें हम, सेम लगेगा। देखो भाई टोर्क क्या होता है, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। क्या दोनों केस में एफ सेम है? आर परपेंडिकुलर क्या होता है, जिस पॉइंट के अराउंड टोर्क लिख रहे हो आप फोर्स को एक्सटेंड कर दो आगे। कहने का मतलब ये फोर्स आगे एक्सटेंड कर दोगे तो ये डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर हुआ। इस सेकंड वाले केस में आप देखें आर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो ये रेड वाली लाइन छोटी है या वाइट वाली? जब ये ऐसे सीढ़ी को आप स्टीप बनाओगे तो इस पॉइंट से ये पॉइंट की दूरी कम हो जाएगी ना, कम हो जाएगी, तो फोर्स और आर परपेंडिकुलर की वैल्यू कम हो जाएगी। आप चेक करें एक्सप्रेशन, टॉर्क आपका है टॉर्क इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो mg का टॉर्क तो घट गया, n2 का टॉर्क बताएं बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट के अराउंड टॉर्क लिख रहे हो उससे उसकी दूरी बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी तो उसका टॉर्क बढ़ जाएगा। यहाँ पे समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि mg का टॉर्क बढ़ा था, अब जब हम उसको खड़ा करते हैं ऐसे तो mg का टॉर्क घटा और उसका बढ़ा, तो एक टाइम पे दोनों बैलेंस कर जाएंगे। तो देयरफॉर बाय इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वी कैन बैलेंस दिस लेडर। लिख लेंगे। समझ में भी आया कि नहीं आया सभी? नहीं आया है? आप पहले ये बताएं, ये फॉर्मूला आपको पता है? ये पता है तो आप मुझे ये बता दें, इस पॉइंट के अराउंड मुझे mg का टॉर्क लिखना है, तो आप एक्सप्रेशन बताएं क्या है, क्या बनेगी? बेसिक फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, बट बाद में हमने डिराइव किया था आर परपेंडिकुलर इनटू एफ भी होता है। आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, जिस पॉइंट के अराउंड आप टॉर्क लिख रहे हो उससे उस फोर्स की दूरी, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया आर परपेंडिकुलर। जब आप इस सीढ़ी को ऐसे करोगे तो क्या ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा? कम हो जाएगा तो टॉर्क mg का कम हो जाएगा। जब आप सीढ़ी को खड़ा करोगे तो ये वाला पॉइंट सेंटर से जो दूर है वो कम दूर होगा ना, कम दूर होगा तो टॉर्क कम हो जाएगा। mg का टॉर्क कम हो गया और नॉर्मल का टॉर्क बढ़ गया। पहले क्या था, mg का कम mg का ज्यादा था ना, इसलिए सीढ़ी फिसल रही थी, अब नहीं फिसलेगी। रवि समझ में आया क्या? समझाएंगे? क्यों? लाइक नहीं समझ में आया? ये एक्सप्रेशन समझ में आया क्या? ये आ गया। अगर आर परपेंडिकुलर इनटू एफ टॉर्क है तो सीढ़ी को खड़ा करने के बाद क्या आर परपेंडिकुलर घट रहा है कि बढ़ रहा है? जब स्टीप हो रही है सीढ़ी तो ये डिस्टेंस घटेगा ना बेटा। देखो एग्जांपल और लेते हैं, ये सीढ़ी है, ऐसे दीवार है, आपका टॉर्क क्या बन रहा है, दिस फोर्स mg इनटू दिस डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब भी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है आप फोर्स की लाइन को एक्सटेंड कर लो, एक्सटेंड कर लिया और उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप कर दो एक, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर इनटू एफ विल बी टॉर्क। तो जब ये सीढ़ी ऐसे होगी तो आप देखें सेंटर से ये वाला पॉइंट नज़दीक आ जाएगा, इस ऐसे मोमेंट पे बिल्कुल ऊपर आ गया। तो जब इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस घटेगा आर परपेंडिकुलर तो टॉर्क घटेगी। स्टार्टिंग वाले केस में जब ये ऐसे फिसल रही थी तो mg का टॉर्क बड़ा था और n का छोटा था। अब जब इसको आपने एंगल बढ़ा दिया है, ये दोनों पॉइंट क्लोज आ गए तो आर परपेंडिकुलर घट गया, टॉर्क ऑफ mg डिक्रीज्ड एंड टॉर्क ऑफ n2 इंक्रीज्ड, एट अ सर्टेन पॉइंट दे गेट बैलेंस्ड। लिखवाऊं क्या? हाँ जी, तो लिख लें फटाफट।
आज सुबह एक वीडियो मेरे सामने आ गई, उसमें बोला कि अगर आप क्लास में जाते हैं ना, तो सबसे क्लास के अंदर एंटर करते ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका दोस्त होता है। उन्होंने बताया फिर कैसे। उन्होंने कहा दोस्त के पास बैठोगे आप, कभी वो चुंटी भरेगा, है ना, कभी वो आपके नोट में कुछ लिख देगा, ओए देख टीचर क्या कर रहा है, और कुछ तो लिख देगा वो, है ना। तो आपके बारे में नहीं कह रहा मैं इन जनरल बता रहा हूँ, है। तो क्लास में एटलीस्ट आपको अपने दोस्त के पास नहीं बैठना चाहिए, दोस्त क्लास के बाहर। पीछे बैठ जा भाई, चलो जल्दी करो, भावनाओं को नहीं समझे। आदित्य आजा, पीछे बैठ जा, कोई बात नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ कैसे बैठ जा। हर रोज बिना कहीं बैठेंगे ना। आगे बढ़े। ठीक, कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, सीडी और सबको बैलेंस करता है। कह रहे सर हमें तो याद करने की चीजें बता दो, क्या करें। चंद्रयान से लेके सीडी बैलेंस करने तक सब जगह फिजिक्स यूज होती है। ठीक, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर मोमेंटम। ट्रांसलेशनल मोमेंटम में, ट्रांसलेशनल मोशन में हमने डिफाइन किया मोमेंटम। बताएं मोमेंटम क्या होता है। मास इनटू वेलोसिटी। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ जी, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में मोमेंटम होता है, ऐसे ही रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है। इसका इसके दो फॉर्मूले हैं बेसिकली। डिनोट किससे करते हैं इसको? एल से। वेरी गुड। एक फॉर्मूला है आई ओमेगा, मास की जगह आई आ गया, वी की जगह ओमेगा आ गया। एक फॉर्मूला और भी है, एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। जैसे अभी आपने देखा था कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? आर क्रॉस एफ। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम का भी क्या है? मोमेंटम में आर को आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अब यहां से देखें बहुत ध्यान से। किसी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या बताती है? उसका मोशन किस साइड, डायरेक्शन क्या है? जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है, क्या वही मोमेंटम की भी होगी? वही होगी। तो सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम को ध्यान से देखें, जो डायरेक्शन ओमेगा की होगी वही एल की भी होगी। अगर कोई पार्टिकल आपका ऐसे रोटेट कर रहा है, तो आप बताएं इसका एंगुलर मोमेंटम किस साइड होगा? पार्टिकल आपका ऐसे रोटेट कर रहा है, आपको सिर्फ बतानी है एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। ऐसे ही। अरे बावड़ो, हाँ, ओमेगा की डायरेक्शन क्या होती है? हाँ, वो आपकी ओमेगा की डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है।
देखो हमें क्या मतलब ओमेगा से, ओमेगा से हमें इतना सा मतलब है कि हमें मोशन की सेंस पता लग जाए। अगर किसी की एक्सिस का पता है तो हमें उसकी मोशन की सेंस पता है ना। तो ओमेगा आपको बताता है कि रोटेशनल मोशन कैसा हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है। इस केस में आप बताएं ओमेगा की डायरेक्शन ऊपर होगी कि नीचे होगी। मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये, हाँ बताएं ओमेगा ऊपर की तरफ होगा नीचे की तरफ, ऊपर, है ना। इसके अराउंड आप उंगली को कर्ल करेंगे, अंगूठा इस साइड आएगा, दिस इज ओमेगा। तो जो आपकी ओमेगा की डायरेक्शन होगी वही एल की डायरेक्शन भी होगी। एंगुलर मोमेंटम भी आपका एक्सिस के अलोंग ही होता है, ठीक बात है। अब हमने एंगुलर मोमेंटम को एल इक्वल टू आर क्रॉस पी से डिफाइन भी किया है। तो देखते हैं कि इससे भी सेम डायरेक्शन आती है क्या। पार्टिकल यहां पर है, ये उसका पोजीशन वेक्टर है आर। अगर वो ऐसे मूव कर रहा है तो इस पॉइंट पर उसका मोमेंटम ऐसे रहा होगा, ये ऊपर की तरफ नहीं है बल्कि अंदर की तरफ है। एक तरीके से पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो मोमेंटम आपका अंदर की तरफ है। आर ऐसे है और पी ऐसे है, आर क्रॉस पी की डायरेक्शन क्या आएगी, आराम से देख लें। ये सर्कल में ऐसे घूम रहा है, उसका आर ये हुआ, उसका पी ये हुआ। आर को आप आगे बढ़ा दो, ऐसे, किन के बीच में, इनके बीच ऐसे। कहां से प्राप्त हुआ है दिव्य ज्ञान, मेरे से। अरे भैया आर ये है, पी ये है, आर क्रॉस पी करना है तो आर क्रॉस पी ऊपर आएगी। अरे आर क्रॉस पी करके जो अंगूठे की डायरेक्शन है वो उसकी एन कैप की डायरेक्शन होती है ना। तो यहाँ पे आर क्रॉस पी से भी सेम डायरेक्शन आ रही है। तो मैं जस्ट आपको वेरीफाई करा रहा हूं कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या हुई, जो ओमेगा की है, और इस फॉर्मूले से भी एल की डायरेक्शन वही आई जो इस फॉर्मूले से आई है। पहले आप इतना लिख लें फिर मैं आपको आगे लिखवाता हूँ। डन। देखिए आप, एज वी नो, एज वी नो in translational motion, in translational motion direction of momentum and direction of linear velocity is same. Direction of linear velocity and momentum is same, full stop. Similarly in rotational motion, direction of angular velocity ब्रैकेट में आप लिखेंगे along the axis of rotation, direction of angular velocity ब्रैकेट में along the
एक्सिस ऑफ रोटेशन ब्रैकेट बंद एंड एंगुलर मोमेंटम इज सेम। छवि और छोटा नहीं हो सकता? इतनी रफ? रफ की भी एक लिमिट होती है ना। बात समझ में आई? यहाँ पे v और p की डायरेक्शन सेम थी, यहाँ पे ओमेगा और l की डायरेक्शन सेम है। फिर आप बोलें कि ये डायग्राम बना लें, और एक फॉर्मूला और है, अल्टरनेटिव फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय r क्रॉस p। फिर आप बोलेंगे डायरेक्शन गिवन बाय दिस फॉर्मूला is also same as predicted by the previous one. Angle of direction of angular momentum given by this formula direction of angular momentum given by this formula L equal to R cross P is same as predicted by previous one. Direction of angular momentum given by this formula, ये जो देखो ये वाला, given by this formula is same as predicted by previous one. जो पहले वाले ने प्रिडिक्ट किया था आई ओमेगा वाले ने, यहां भी उसकी डायरेक्शन सेम आ रही है। डन? अभी तक मुश्किल लग रहा है चैप्टर, क्या आसान लग रहा है? सही सही है, आसान तो है, इतना आसान है ना? इतना तो बढ़िया समझाया, मुझे लगता है कि आज तो कमाल कर दिया। मैं अपनी पीठ थपथपाता हूँ जाकर कि वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया। अच्छा आसान है बिल्कुल, है ना? कहा करो आसान, कहोगे तो आसान हो जाएगा, मुश्किल कहोगे तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम बचा है? ठीक है, अभी तो शुरू हुआ है ये। एक सवाल लिखें। अ पार्टिकल ऑफ मास 0.01 kg, एक पार्टिकल है जिसका मास है 0.01 kg, having position vector r is equals to 10 I cap plus 6 j cap, is moving with a velocity 5 I cap meter per second. Calculate angular momentum अराउंड ओरिजिन। हाँ, ओरिजिन के अराउंड आपको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, आर क्रॉस पी। यहाँ पे आर पता है, पी निकाल लेंगे एम वी करके, और फिर आर क्रॉस पी कैसे निकालते हैं? मैट्रिक्स मेथड से।
करता हूं। हुआ किसी का? पी बताओ क्या आया? अच्छा आपने क्लास नहीं करी। देखिए भाई आर तो गिवन है, आर तो ये रहा, P इक्वल टू एम वी कर देंगे तो मास मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया 0.05 kg मीटर पर सेकेंड आई कैप। आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, वो क्या होता है आर क्रॉस पी। ये कैसे निकलेगा आई जे और के, आई जे के करेंगे तो आप आई का आर के कंपोनेंट्स लिखेंगे 10 और 6, 10 एंड 6 ये 0 कंपोनेंट है, और पी का सिर्फ आई कंपोनेंट है 0.0500। क्या सही लिखा है? इसके बाद आई का कंपोनेंट जब निकालेंगे 0 0, जे का कंपोनेंट निकालेंगे 0 0, के का कंपोनेंट जब निकालेंगे 0, और ये आपका माइनस 0.05 इंटू 6, ये हो गया आपका माइनस 5/100, 6 30/100 माइनस 0.3। ठीक है, जो भी इसकी एसआई यूनिट रहेगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगी, केजी ठीक है। क्या गलती करी थी? सीधा नहीं होता ना बेटा, वही तो मैं कह रहा हूँ, आर क्रॉस पी मैंने बताया भी तो आपको। इतना ही करते हैं आज, कल का आपका ऑफ रहेगा और परसों आपका टेस्ट रहेगा। नहीं फ्राइडे तो कल है ना? अरे नहीं